अब हम यहाँ पे देखें, अब उसने क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हमसे इश्यूज पूछे थे और वे फॉरवर्ड पूछे थे, बट आपको जो है वो ग्लोबल मैप भी पता था, जिसमें आपको इंडिया प्लस चाइना का पता था कि उनका म्यूचुअल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है। तो आपने इन हेडिंग्स को इस तरह से मोल्ड करना है कि जो जो चीज़ें आपको पता है आप उसको क्रिएटिवली यहाँ पे लिख सको, एग्जामिनर को ये भी ना लगे कि आप जो है वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जा रहे हो, उसको ऐसा फील भी नहीं होगा, क्योंकि जब आपने हेडर्स ली उसको उसके क्वेश्चन में से निकाल के प्लेस करनी है। ठीक है, तो आपने हेडिंग्स को बहुत ज़्यादा फोकस करना है, हेडिंग्स आर द गेम चेंजर। इस तरह से आपने उसको हर वो चीज़ बतानी है जो आपको पता है, जो आप पढ़ के जा रहे हो। इवन हाइड्रोपॉलिटिक्स में एक डॉक्टर मोहम्मद वसीम है, आई गेस, उन्होंने जो पानी के कुछ इंडिकेटर्स दिए हुए हैं कि पानी की जो वो होती है ना, पानी का जब ग्राउंड लेवल कम होता है तो उसमें 4 इंडिकेटर्स होते हैं, हमें वहाँ से पता चलता है। पहला होता है फॉल्कन मार्क इंडिकेटर, दूसरा होता है वाटर वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, वाटर पॉवर्टी इंडेक्स एंड द फोर्थ वन भी इसी तरह का कुछ होता है। तो ये शायद आप लोगों ने पहली बार सुने होंगे, लेकिन जब आप इसको हाइड्रोपॉलिटिक्स में बताओगे कि पानी का जो इशू है वो इन इंडिकेटर्स के थ्रू हमें पता चलता है कि हाँ ये वाटर इशू एग्जिस्ट करता है। तो ऑल्दो ये बात उस क्वेश्चन में उसने पूछी नहीं है कि हाँ तुम मुझे इंडिकेटर्स बताओ, बट आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो वहाँ पे, तो उसने वहाँ पे इंप्रेस हो जाना है, क्योंकि उसको एक नई चीज़ मिलेगी पढ़ने को। तो आपने अपना हर जो क्वेश्चन है उसको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि आपने कहना है कि भाई मैंने एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है, मैंने उसको अपना कंटेंट जो है वो दूसरे लोगों से डिफरेंट बनाना है। तो अच्छा, इसके अलावा जो है हम ये देख लेते हैं कि आपने अपना कंटेंट जो है वो इकट्ठा कैसे करना है। यहाँ तक तो हमने देख लिया कि आपका टाइम शेड्यूल क्या होगा, वो आपके अपने अकॉर्डिंग होगा, पर्सनलाइज्ड होगा। सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, सब्जेक्ट्स को कैसे चूज़ करना है, यहाँ तक हमने देख लिया। सब्जेक्ट के मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि आपने CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, आपने एक सब्जेक्ट उठा लिया। यहाँ तक हमने कर लिया था ना कि आपने एट अ टाइम सिर्फ एक सब्जेक्ट उठाना है, उसको 15-20 दिन लगाने हैं, उसको वाइंड अप करना है। अगला सब्जेक्ट उठाना है, उसको 15-20 दिन लगाने हैं, वाइंड अप करना है। अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। एट अ टाइम आपने कभी भी ये काम नहीं करना कि 2-2, 3-3 सब्जेक्ट इकट्ठे उठा लें। इस तरह से ये होगा कि टाइम तो 6 महीने गुजर जाएंगे, सब्जेक्ट आपका एक भी खत्म नहीं हुआ होगा। तो एक साइकोलॉजी भी होती है कि हमें अगर लगेगा कि 15 दिन में हमने ये सब्जेक्ट कवर कर लिया, तो आप मेंटली थोड़ा सा साई ऑफ रिलीफ होगा कि हाँ ये सब्जेक्ट कवर कर लिया मैंने, अगला भी मैं आराम से कर लूँगा। बट इसके साथ जो एक्सेप्शन है वो ये है कि आपने जो एसे है, जो प्रेसी है और जो न्यूज़पेपर है उसको डेली बेस पे लेके चलना है। आप इस तरह से कर लो कि मॉर्निंग वाला स्लॉट बना लो अपना, जिसमें आपने एक सब्जेक्ट कवर करना है। आपने किसी कैंपस में जाके पढ़ना है तो आप कैंपस की क्लासेस ले रहे हो, और जो 6 से 8 घंटे मैंने बताए हैं पढ़ने के, उसमें आपकी कैंपस की क्लासेस की जो टाइमिंग है वो इंक्लूड नहीं होगी। ये 6 से 8 घंटे सिर्फ आपके अपने होंगे, जिसमें आपने डाटा कलेक्ट करना है, जिसमें आपने अपने रीडिंग करनी है, जिसमें आपने अपने लॉन्ग नोट्स बनाने हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना है, ऐसे प्रेसी की प्रैक्टिस करनी है। तो आपने जो है मॉर्निंग स्लॉट में आपने अपना एक सब्जेक्ट कवर कर लिया, इवनिंग स्लॉट बना लें अपना, या नाइट स्लॉट बना लें। कुछ लोग जो होते हैं वो 12 से 2 बजे के दरमियान में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो वो उस टाइम में प्रैक्टिस कर लेते हैं ऐसे की, आउटलाइन की या प्रेसी की। तो आपने इस तरह से अपने बना लेने हैं। अब जो एक स्लॉट होगा उसके लिए आपने रखना है अपना एसे, उसके लिए उसमें आपने रखना है अपना प्रेसी प्लस न्यूज़पेपर। ठीक है, ऐसे प्रेसी का ये कर सकते हैं कि इनको आप अल्टरनेट डेज पे ले लें, मतलब एक दिन आप ऐसे को कर लें, एक दिन प्रेसी को कर लें। अभी आपके स्टार्टिंग डेज हैं, स्टार्टिंग डेज में आपने ऐसे प्रेसी को कैसे लेके चलना है कि ऐसे को आपने थीम वाइज प्रिपेयर करना है। आपका फर्स्ट डे था, आपने क्या किया कि ऐसे का कोई भी थीम देखा। ऐसे के मोस्टली 8 से 10 थीम्स होते हैं टोटल, जो हम जेनेरिक वे में उसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अब इसमें ये करना है कि ऐसे का थीम है, फॉर एग्जांपल जेंडर है हमारे पास, डेमोक्रेसी है, एजुकेशन है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी है, जिसमें हमारे पास सोशल मीडिया भी आ जाता है, जिसमें हमारे पास AI भी आ जाता है, जिसमें हमारे पास डिजिटल रेवोल्यूशन भी आ जाता है। यानी कि ये मेन थीम था, ये उसके सब सेक्शंस थे। अब आपने एक थीम उठा लेना है, डे 1 से अपने एसे की प्रिपरेशन आपने स्टार्ट की हुई है। सब्जेक्ट तो आप साथ साथ कर रहे हो, उस पर भी हम आते हैं कि उसको सब्जेक्ट को कैसे लेके चलना है। ऐसे में आपने अब ये करना है कि आपने अपना थीम उठाया, आपने देखा कि भाई चले मैं जेंडर पे एक थीम, डेमोक्रेसी पे एक थीम प्रिपेयर कर रहा हूँ। गूगल पे जाना है, आपने देखा कि डेमोक्रेसी पे अब तक कौन कौन से ऐसे एग्जामिनर्स पूछ चुके हैं, एग्जामिनर ने पूछे हुए हैं। फॉर एग्जांपल उसने जो है डेमोक्रेसी को पूछा हुआ है अक्सर दफ़ा अकाउंटेबिलिटी के साथ, फिर उसने पूछा हुआ है इसको लिटरेसी या इलिटरेसी के साथ, इसको जो है उसने गवर्नेंस के साथ पूछा हुआ है डेमोक्रेसी को। तो ये तो आपको चीज़ें पता चल गई कि हाँ वो डेमोक्रेसी को इस तरह से पूछता है पेपर में। अब आपने इसको
बहुत ज़्यादा पीछे से स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो आपने देखना है डेमोक्रेसी होती क्या है, उसकी सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन प्रिपेयर कर लेनी है। दूसरी चीज़ आपने देख लेनी है कि डेमोक्रेसी के इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बगैर जो है ये कंसेप्ट अधूरा होता है। इसमें हमारे पास आ जाता है कि ये फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, इसमें माइनॉरिटी के राइट्स होते हैं, इसमें सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है, इसमें सॉवरेन होती है पार्लियामेंट। इस तरह के जो मेन इंडिकेटर्स हैं आपने उनको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आपने ये देखनी है कि डेमोक्रेसी का जो पर्सपेक्टिव है, हर चीज़ हर टॉपिक का आपने दो पर्सपेक्टिव प्रिपेयर करना है। एक तो आपने उसका ग्लोबल पर्सपेक्टिव प्रिपेयर करना है, दूसरा जो है आपने एक तो ग्लोबल हो गया, दूसरा आपने उसका पाकिस्तान पर्सपेक्टिव प्रिपेयर करना है। अब आपने देख लेना है कि डेमोक्रेसी जो है वो ग्लोबली उसका राइज किस तरह से हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा हम थोड़ा पीछे चले जाएंगे। जैसे वो एथेंस और स्पार्टा की जो वॉर है, पेलोपोनेसियन वॉर्स थी, ये वहाँ से स्टार्ट होती है और फिर जो है इसके ऊपर एरिस्टोटल बात करते हैं, फिलोसोफर्स बात करते हैं। तो आपने यानी कि कितना पीछे से आपने एथेंस और स्पार्टा, सॉरी एथेंस एंड स्पार्टा, ये नहीं कि आपने उनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ने बैठ जाना है, बस आपको इतना सा पता हो कि हाँ इसका जो डेमोक्रेसी का वर्ड कोइन हुआ था वो वहाँ से हुआ था और कैसे कैसे डिवेलप हुआ। यहाँ से फिर आपने आ जाना है, फिर वेस्टर्न सिस्टम पे आ जाना है और फिर वहाँ से जो है वो पाकिस्तान में किस तरह से आता है। अब पाकिस्तान सेंट्रिक हो गया, इसमें देख लेना कि पाकिस्तान में सिंस इट्स इंसेप्शन 1947, जो हम सबकी एक फेवरेट फ्रेज़ है, हर जगह पे हमें यूज़ करनी होती है, करते हैं। 1947 से आपने इसको स्टार्ट करना है, इसको आपने एराज में डिवाइड कर दिया कि डेमोक्रेटिक एराज हमारे पास कौन से थे और हमारे पास जो है वो मार्शल लॉ वाले एराज कौन से थे। अब आप यहाँ से आ गए हैं 2025 तक और आपने पूरी डेमोक्रेसी को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। आपने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन प्रिपेयर कर ली, आपने उसकी हिस्ट्री देख ली, आपने उसका कंटेम्प्रेरी ओवरव्यू देख लिया, आपने उसको पाकिस्तान के अंदर भी देख लिया, आपने ग्लोब में भी देख लिया, ठीक है। अब आपका एक जो थीम है उसके अलावा एट द एंड जो है आपको पता है कि डेमोक्रेसी के इश्यूज़ क्या क्या होते हैं, आपने उसके पहले से वे फॉरवर्ड भी प्रिपेयर कर लेना है। और वे फॉरवर्ड भी वो इतने अच्छे हों, इतने यूनिवर्सल हों कि वो एस्से पे किसी भी तरह का ऐसे आए आपका डेमोक्रेसी पे तो आपके एडजस्ट हो जाए वहाँ पे। फॉर एग्जांपल आप कुछ सर्टेन पॉलिसीज़ प्रिपेयर कर लें कि डेमोक्रेसी को अच्छा करने के लिए हम RTI एक्ट, सबने पढ़ा हुआ ये, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इसको वो किस तरह से डेमोक्रेसी के एस्से में वे फॉरवर्ड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इसको सिंपली कहना है किसी भी तरह का एस्से है, आपने कहना है कि RTI एक्ट को इनेक्ट करा दें अच्छे से, जो है अभी जो हमारा रिटन फॉर्म है तो उसको जब हम स्ट्रॉन्गली इनेक्ट करा देंगे तो जितने भी डेमोक्रेटिक इश्यूज़ हैं वो हमारे पास एड्रेस हो जाएंगे। क्योंकि ये एक्ट हमें ये कहता है कि जब भी पार्लियामेंट या कोई भी इंस्टीट्यूशन पॉलिसी बनाएगा तो उसमें जो डेमोस हैं, जो लोग हैं, उनको आपने पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस में इंक्लूड करना है। अब कोई भी ऐसे आता है डेमोक्रेसी पे, आराम से उसको आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं इस वे फॉरवर्ड को। तो आपने 4 से 5 वे फॉरवर्ड इस तरह से अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। एस्से के थीम को प्रिपेयर करने का तरीका समझ आ गया कि किस तरह से आपने स्टार्ट करना है। अब आप डेली बेस पे एस्से को लेके चल रहे हो, वो इसी तरह से करना है कि आपने 2-3 दिन लगा के उसके थीम को, उसका डाटा इकट्ठा करना है। जब आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा फिर आपने दूसरे थीम को उठाना है, तीसरे थीम को उठाना है। 1 से 2 महीने के अंदर एस्से का पूरा जो डाटा है। अब बच्चे कहते हैं कि हम एंड साल ख़त्म होने वाला है, वो कहते हैं हमें ऐसे लिखना नहीं आता। भाई ऐसे कैसे लिखना आएगा जब आपको उसका थीम ही नहीं पता होगा, जब आपको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिस्टम है या फ्यूडलिज्म है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, तो आप उस पर लिखेंगे कैसे। बेशक आपका ऐसे का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो जब तक आप उस एक फेज से उस डाटा मेकिंग नोट्स, जो स्ट्रेटजी है, फैक्ट बुक है जिसको हम फैक्ट बुक कहते हैं, वो आप नहीं बनाएंगे तो आप ऐसे नहीं लिख सकते। आपको पूरा प्रॉपर ऐसे का डाटा कलेक्ट करना है, उसको बार बार याद करना है, रिवाइज करना है और फिर आप ऐसे लिखने के काबिल होंगे। अब हम आ जाते हैं कि आपने मैडम की थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है। अच्छा, थोड़ी स्पीड कम कर, ये तो मेरा बहुत कॉमन इशू है। चलिए थोड़ी कम कर लें। नंबर 1, नंबर 2 वो पूछ रहे कौन से ऑप्शन चूज करने चाहिए, वो भी राइट टू गाइड करो। चलिए ठीक है। साथ साथ में वो चैट देखते जब क्वेश्चन ये चैट असल में खुली भी नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक है, मैं खोल लूँगा। मैं इस तरह से करूँगी ना, इनके क्वेश्चन एंड में एड्रेस कर दूँगी सारे। चलिए वो फिर एंड पे आप ऑनलाइन भी और इनके भी। ठीक है। अच्छा आप लोग बता दिया करें जहाँ पे मैं फास्ट हूँ, क्योंकि ये मेरा इंटरव्यू में भी इशू था कि मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ। ठीक है, मॉडरेटर। अच्छा फिर हम कहाँ पे थे? क्या किसी के थीम पे थे? हाँ, हमने थीम प्रिपेयर कर लिया एस्से का, उसको हमने जो है वो डाटा उसका कलेक्ट कर लिया, हमने सारी चीज़ें उसकी कर ली। अब हम आते हैं कि हमने डेमोक्रेसी के थीम के साथ हमने एक सब्जेक्ट भी तो उठाया हुआ था पाकिस्तान अफेयर्स का। मैडम थोड़ा डाटा कलेक्शन के बारे में मुझे बता देंगे? हाँ, वो अब सब्जेक्ट पे आई हूँ, यहाँ पे बताऊँगी कि डाटा कलेक्ट कैसे करना है। अब पाकिस्तान अफेयर्स का आपने सब्जेक्ट उठा लिया, मार्केट में बहुत सारी बुक्स मिलेंगी,
और वो जितने भी एस्पायरेंट्स हैं वो सारे वही बुक्स पढ़ते हैं। आपने एक मार्केट अवेलेबल बुक ले लेनी है, कोई भी ले लेनी है, वो सिर्फ इसलिए लेनी है कि आपको CSS एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन या डाटा की समझ आए कि हाँ कौन कौन सी जो डोमेन्स है उसकी वो मैंने प्रिपेयर करनी है, ठीक है। अब उस बुक पे रिलाई नहीं करना, उस बुक से नहीं पढ़ना, सिर्फ आपने वहाँ से अपनी सेट फाउंडेशन जो है वो सेट करनी है। फॉर एग्जांपल आप अपना टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक, कोई टॉपिक का नेम बताएं, हम उसको देख लेते हैं। इकोनॉमी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इकोनॉमी प्रिपेयर कर रहे हैं। अब आपको मार्केट अवेलेबल बुक में उसका स्ट्रक्चर समझ आ गया, इकोनॉमी मैंने इकोनॉमी के इश्यूज प्रिपेयर करने हैं, इनफॉर्मल इकोनॉमी को प्रिपेयर करना है और वे फॉरवर्ड को प्रिपेयर करना है। तो आपने उसकी बेसिस अंडरस्टैंड कर ली। अब जब इसका आपने डाटा कलेक्ट करना है वो आपने क्या करना है कि जो आपने गूगल, अच्छा जो सर्च बार है वहाँ पे आपने इसको एंटर करना है, वहाँ से डायरेक्टली इमेजेस में चले जाना है। जब आप इमेजेस में जाएंगे वहाँ पे आपको बहुत सारे इमेजेस मिलेंगे। हो सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो है वो इस तरह का कोई हिस्टोग्राम मिल जाए, हिस्टोग्राम खैर ये होता है, ठीक है, या कोई जो है वो बार चार्ट मिल जाता है, कोई पाई चार्ट मिल जाता है। आपने सिंपली उसको क्लिक करना है, जब क्लिक करेंगे तो आपको वो एक्सेस देगा किसी भी रिसर्च पेपर की। वहाँ से आपने रिसर्च पेपर पे चले जाना है। सिंपली जो है आपने उसको पूरे रिसर्च पेपर को पढ़ने नहीं बैठ जाना। जहाँ पे ये पाई चार्ट लिखा हुआ है उसके नीचे एक छोटा सा कैप्शन होगा, कैप्शन में जो है वो मेन एसेंस लिखा हुआ होगा कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। वहाँ से सिर्फ वो एक लाइन पढ़नी है, एक लाइन उठानी है, इस डायग्राम को उठाना है, अपने नोट्स में ऐड कर लेना है। ये चीज़ जो है आपके नोट्स को बाकी लोगों से डिस्टिंक्ट बनाएगी। खैर इकोनॉमी का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इसमें हमने एट द एंड जो है वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसको रट लेते हैं, उसको प्रिपेयर कर लेते हैं, तो हमारा ये टॉपिक पूरा प्रिपेयर हो जाता है। किसी और टॉपिक एग्जाम्पल लेते हैं जी। जेंडर मेरा सब्जेक्ट था नहीं तो मेरी इस पर एक्सपर्टीज है नहीं ज़्यादा। हाइड्रोपॉलिटिक्स को ही देख लेते हैं, एनर्जी क्राइसिस को देख लेते हैं। मार्केट अवेलेबल बुक में आपने देख लिया एनर्जी क्राइसिस की डायमेंशंस कौन कौन से प्रिपेयर करनी है आपने, ठीक है, वो सारा आपको पता चल गया पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। अब आपने अपना कंटेंट जो है वो डिस्टिंक्ट बनाना है। गूगल में गए आप, वहाँ से इमेजेस में गए, उसने जो जो डायग्राम्स दी हुई है वहाँ से आपने जो है उसको अच्छे से पिक किया, अपने नोट्स में ऐड कर लिया। अब जो इसमें एडिशनल आपने आई वुड से के सॉर्ट ऑफ चीट कोड्स होते हैं जो आपके पेपर को स्टैंड आउट कराते हैं, उसमें आपने ये करना है कि आपने, अब बहुत सारे बच्चे जीपीटी को कह देते हैं कि जीपीटी हमें एनर्जी क्राइसिस पे अच्छी अच्छी बुक्स बता दे, वो बुक्स बता देता है या फिर जो है आपको गूगल बता देता है। तो आपने क्या करना है कि ऐसी कोई XYZ 2 बुक आपने उठा लेनी है जिसमें एनर्जी क्राइसिस के बारे में किसी फॉरेन ऑथर ने बात की हो, पाकिस्तान का कोई नहीं उठा लेना। मतलब उनका कंटेंट अच्छा होता है लेकिन वो आपको उतना मार्क्स नहीं होता। तो हमने किसी फॉरेन ऑथर की 2 बुक्स उठा लेनी है और हमने उसका नाम भी याद कर लेना है ऑथर का, और हमने बुक का नेम भी याद कर लेना है। अब हम पेपर में बैठ गए हैं, एनर्जी क्राइसिस में क्वेश्चन आ गया, आपने लिखना है अपना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की जो हुक लाइन है वो ही आप स्टार्ट कर दें कि इन XYZ बुक रिटन बाय XYZ ऑथर एनर्जी क्राइसिस में ये चीज़ें शामिल हैं। या आपने उसकी बात को थोड़ा सा मोल्ड करना है उस क्वेश्चन के हिसाब से। ऑल्दो वो बुक आपने नहीं पढ़ी हुई, ऑल्दो उस बुक में ऑब्वियसली वो बात तो उस बुक में कहीं ना कहीं लिखी हुई होगी लेकिन वो मीनिंग चेंज होंगे। तो एग्जामिनर को पता चल जाना है कि इसने एनर्जी क्राइसिस में ये बुक पढ़ी हुई है और वो मुझे वो बुक ब्लंटली जो है वो फर्स्ट लाइन में कोट करके भी दे रहा है मुझे वो, तो उसने वहाँ पे इंप्रेस हो जाना है, उसको इंट्रोडक्शन आई कैचिंग लगेगा, उसने आपको यहाँ से मार्क्स दे देने, ठीक है। लेकिन उसके लिए बुक की समरी पता होना चाहिए। हाँ, बुक की समरी पढ़ लें या देख लें कि, और अगर उस ऑथर ने पाकिस्तान सेंट्रिक बात नहीं की और हमें पाकिस्तान सेंट्रिक लिखना है तो उसको कैसे मोल्ड करेंगे? लेकिन इश्यूज ओवरऑल तो होंगे ना, इश्यूज तो जो एनर्जी के इश्यूज हैं वो हर जगह पे सेम ही होंगे। अगर वो कहेंगे कि पाकिस्तान में कॉजेज तो उसका यही है कि आप उस बुक का एक सब पढ़ लें, ठीक है, उसको थोड़ा सा पता हो, ऐसा ना हो कि वो ऐसी बुक लिखी है जिसमें वो बात उसने की ही ना हो, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो लेमैन तो नहीं है, उसको चीज़ें पता होती हैं। तो आपने थोड़ा सा इस तरह के चीट कोड्स अप्लाई करने हैं रेदर देन वो इतनी मोटी मोटी बुक्स आप ले लें और उसको पढ़ना शुरू कर दें। जैसे बच्चे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की जो पूरी बुक है उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं है। उस बुक का नेम याद कर लें, उसमें से मेन उसके चैप्टर्स देख लें, फ़लाँ चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ की बात की है, फ़लाँ में उसने शेड्यूल्स की बात की है, फ़लाँ में उसने ये बात की है। इतनी सी बात को सिर्फ आपने कोट करना होता है वहाँ पे, क्योंकि आपने जो पेपर होता है उसमें एक हेडिंग दी है, हेडिंग के नीचे आपने 3 से 4 लाइन्स सारी लिखनी है, उसमें से 3 लाइन्स तो आपकी अपनी होती है, बाकी बची 1 लाइन, वो 1 लाइन बेचारी उसी बुक में से लिख लें, उसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पेपर में जो एक पेज है ये एक हेडिंग दी 3 लाइन्स दी, दूसरी हेडिंग दी 3 लाइन्स दी, एक पेज में 2 आर्ग्यूमेंट्स आते हैं सिर्फ। अब या तो आप इस आर्ग्यूमेंट को इतना बड़ा ड्रैग करते हैं कि वो आपकी अपनी बात भी हो जाए, वो बुक वाले ऑथर की भी बात हो जाए, तो ऐसे काम नहीं करने। बस एक हेडिंग देनी है, 3 लाइन्स लिखनी है, 1 लाइन उसकी उठा लेनी है, 2 लाइन्स अपनी लिखनी है,
दैट्स इट। समझ आ गई कि डाटा आपने कलेक्ट किस तरह से करना है। अब डाटा कलेक्ट करने का भी ये तरीका होता है कि हर टॉपिक की आपने कोट निकालनी है जो आपको आसान लगे, जो यूनिवर्सल हो। कोर्स मैंडेटरी है। हम्म? मैंडेटरी नहीं, जो मतलब ये आपकी मर्जी है ना, आप अपने पेपर को स्टैंड अप नहीं, आप इस तरह की कर लो ना कोट, कोई एक यूँ कर लो कि प्रॉब्लम बेस्ड कोई भी टॉपिक आता है तो मैंने ये कोट लिखनी है, जेनेरिक कर लो, यूनिवर्सल कर लो। अब ऑब्वियसली ये बहुत मुश्किल होता है कि आप एनर्जी की भी कोट प्रिपेयर करो, फिर आप जो है हाइड्रोपॉलिटिक्स की भी करो। इट्स अप टू एवरीवन, हर बंदा अपनी ईज से कर सकता है, लेकिन मैं जेनेरिक चीज़ें बता रही हूँ कि क्या क्या आप कर सकते हो। आप उसकी कोट पहले से प्रिपेयर करके जा सकते हो, आप पहले से यूएन की कोई रिपोर्ट का स्टैट प्रिपेयर करके जा सकते हो। इसके अलावा किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि एनर्जी पे बात करती है, इस तरह से हमारी मिनिस्ट्री है जो कि एनर्जी इश्यूज़ के साथ डील करती है, इसी तरह से नेप्रा। अब ये जो एनर्जी का टॉपिक है ना, आपने हर टॉपिक के सर्टेन कीवर्ड्स होते हैं जो आपको माइंड में होने चाहिए। जैसे जब भी एनर्जी की बात आप करोगे, आपको अपने आंसर में कहीं ना कहीं नेप्रा का जिक्र करना होगा, ठीक है, डिस्पोज का जिक्र करना होगा, आपको एनर्जी इम्बैलेंस की बात करनी होगी, आपको जो है सर्कुलर डेट की बात करनी होगी। इसके अलावा एनर्जी की जो कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं, लाइन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज, ये वो कीवर्ड्स हैं जो इस क्वेश्चन का रियल एसेंस है। अगर इन टर्म्स को आप यूज़ नहीं करोगे तो एक वो अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं होगा। मतलब आप यूज़ कर रहे हो उनको, लेकिन अगर आप इनको प्रोमिनेंट मार्कर से वहाँ पे एग्जामिनर को लिख देते हो, वो आपकी चीज़ें पढ़ रहा है, उसको पता चल रहा है कि हाँ इसने नेप्रा को भी कोट किया, डिस्पोज की भी बात की, एनर्जी इम्बैलेंस हो गया, और उसके पास इतना टाइम नहीं है कि उसने आपका पूरा पैराग्राफ पढ़ने बैठ जाना है। उसको ये कीवर्ड्स नज़र आने चाहिए और उसने जो है उसको वहाँ से पता चल जाना है और उसने आपको मार्क्स दे देने हैं। यानी कि हर पेपर के, हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के सर्टेन जार्गन्स होते हैं जिनको आपने प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने जेंडर की बात की है, जेंडर पे आप उस वक्त तक इस टॉपिक को नहीं छेड़ सकते जब तक आपको नहीं पता कि जेंडर में आपने मेल डोमिनेंस की जगह पे पैट्रियार्की का वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, आपने जेंडर का टॉपिक, जेंडर का एस्से अटेम्प्ट करते हुए मेल डोमिनेंस वर्ड यूज़ नहीं करना, क्योंकि उसको जेंडर में हम पैट्रियार्की कहते हैं। इसी तरह से मिज़ेंड्री, मिज़ोगिनी, ये कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो आपने, ये जार्गन्स होते हैं स्पेसिफिक, आपको पता होना चाहिए। जिस तरह से अगर हम इन्वायरमेंटल की बात करते हैं तो आपने हर जगह पे ये नहीं लिखने बैठ जाना कि कटिंग फॉरेस्ट, क्या यूज़ करेंगे वर्ड, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का सर्टेन एसेंस होता है। आपने जब तक वो की टर्म्स यूज़ नहीं की, आपको मार्क्स तो मिल जाएंगे, लेकिन आपने कितने मार्क्स लेने हैं, 80+ मार्क्स लेने हैं। ठीक है, आपने अपनी डिज़ायर्ड एलोकेशन लेनी है, तो उसके लिए आपको ये सारे चीट कोड्स अप्लाई करने पड़ेंगे। जितनी भी अच्छी बातें पढ़ी हुई हैं आपने एग्जामिनर को बताना है कि हाँ भाई तुमने मुझसे ये बातें पूछी है, मैंने तुम्हारी बात भी बताई है और मैं तुम्हें एडिशनल बातें भी बता रहा हूँ जो कि मेरे डाटा को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। अपना पेपर आई कैचिंग बनाना है कि वो पेपर खोले और उसको देख के ही पता चल जाए कि ये बहुत अच्छा पेपर मेरे पास आ गया, क्योंकि उसके पास जब एग्जामिनर के पास पेपर जाते हैं आपके, वो इस तरह से बंडल्स की फॉर्म में होते हैं। पहला पेपर उसने चेक किया, दूसरा पेपर चेक किया, उसको मज़ा नहीं आ रहा, तीसरा पेपर चेक किया, वो बहुत बोर हो गया, ऑफेंड हो गया वो, और जो है वो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका पेपर चेक करने में। अब आपका पेपर आया, उसमें आपके पेपर में ये सारी चीज़ें उसको मिल रही हैं, एग्जामिनर को, उसको मार्कर्स मिल रहे हैं अच्छे अच्छे, उसको मैप्स मिल रहे हैं, उसको फ्लो चार्ट्स मिल रहे हैं। उसके अलावा आप लोग ये करें कि शेप्स वाला स्केल होता है, बहुत सारे बच्चों की ड्राइंग बहुत गंदी होती है, वो सर्कल भी उनका सर्कल नहीं लग रहा होता, कुछ और ही लग रहा होता है, बहुत वो बैड इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। अभी से अपना शेप्स वाला स्केल ले लें, उसमें जो है आपने उस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, तो उससे टाइम बचेगा आपका और रिटन प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपके पेपर की वो जो वर्थ है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। अब एग्जामिनर को जब ये सारी चीज़ें आपके पेपर में मिल रही हैं, मतलब 4 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन में वैरायटी ऑफ थिंग्स उसको मिल रही हैं जो हर पेपर में उसको एक पेपर में अलग अलग से मिल रही थी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका पेपर जो बेंचमार्क उसने सेट किया हुआ था वो एवरेज 40 से 50 नंबर देके बच्चों को पास कर रहा था, तो उसने आपको 60-70 पे ले जाना है करंट अफेयर्स के पेपर में या पाक अफेयर्स के पेपर में। ठीक है, शुरू से ही आपने अभी आज से तैयारी करनी है, तो आज से ही अपना माइंडसेट बनाना है कि मैंने अपने साथ वाले पेपर से अपने आप को स्टैंड आउट कैसे कराना है। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें समझ आ गई। अब आपने एक सब्जेक्ट कवर कर लिया, एस्से प्रेसी आप डेली बेस पे लेके चल रहे हो, न्यूज़पेपर आप डेली बेस पे लेके चल रहे हो। न्यूज़पेपर की भी स्ट्रैटेजी होती है पढ़ने की, अब वो तरीका तो मैं नहीं बताऊंगी कि कैसे पढ़ना है, फ्रंट पेज पढ़ना है या बैक पेज पढ़ना है, उसमें कुछ चीज़ें बता दीजिए कि उसमें से डाटा आपने कलेक्ट किस तरह से करना है। अब आप टॉपिक वाइज नोट्स बना रहे हो। अब कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर की अलग से फैक्ट बुक बना लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बर्डनाइज
आपने क्या करना है कि ये न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर में आपको कोई बात जो है वो वाटर इश्यूज़ पे मिल गया कोई आर्टिकल, रेदर देन दैट कि आप उसको निकाल के कोई अलग से फैक्ट बुक बनाओ। जो आपने हाइड्रोपॉलिटिक्स के नोट्स बनाए हुए थे, थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी कि चल के कबर तक जाना पड़ेगा, उसमें से हाइड्रोपॉलिटिक्स वाले नोट्स निकालने पड़ेंगे, आपने उसको निकालना है, उसमें जो ये वाली बात पड़ी थी ना वहीं पे प्लेस कर देनी है, उसी टाइम पे प्लेस कर देनी है, ठीक है। न्यूज़पेपर में आ गया कोई एनर्जी क्राइसिस पे कोई बात आ गई है, अगर तो आपने उसके नोट्स बनाए हुए हैं, बस आप उठें रजिस्टर उठाएं वही वाला, वहीं पे जाके वही वाली बात एंटर कर दें वहाँ पे, अलग से नहीं बनाना, क्योंकि ना तो पेपर वाली रात में टाइम होता है अलग से हर चीज़ को पढ़ने का कि यहाँ से भी पढ़ूँ यहाँ से भी पढ़ूँ। एक ही नोट्स जो आपने बनाए हुए हैं उसी को एंड तक लेके चले, उसी में चीज़ें ऐड अप करते रहें। अगर तो नहीं बनाया हुआ तो आप 2-3 वाइट पेजेस उठाएं, उसके ऊपर लिखेंगे एनर्जी क्राइसिस पे अब एंड तक जो भी बात मेरे पास आएगी मैंने वो वहाँ पे प्लेस करनी है, ठीक है। न्यूज़पेपर में ये होता है कि जो भी कोई एडिटोरियल या ओपिनियन लिखा हुआ होता है उसकी हमेशा कोई ना कोई स्टार्टिंग लाइन होती है जो कि बहुत ज़्यादा आई कैचिंग होती है, जिसमें उसने सॉर्ट ऑफ एनेक्डोट यूज़ किया हुआ होता है, जिसमें उसने बहुत अच्छा एक्सप्रेशन यूज़ किया हुआ होता है। जो बहुत अच्छा एक्सप्रेशन आपको लग रहा है ना उसको आपने सिंपली वहाँ से उठाना है, एक अलग से रजिस्टर बना लेना है जिसमें आपने लिख लेना है कि एक्सप्रेशंस फॉर एसे। इवन आप कहते हैं कि जो साइंस के या बाकी किसी बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं ना उनका ये इशू आता है कि हमारा जो है ना एक्सप्रेशन बिल्ड नहीं हो रहा होता, क्योंकि जो लिटरेचर के बच्चे होते हैं या जिन्होंने फिलॉसफी वगैरह पढ़ी हुई होती है तो वो इन चीज़ों को अच्छे से टैकल कर लेते हैं, लेकिन हमारा एक्सप्रेशन बहुत ख़राब होता है, हमारी जो लाइंस होती हैं वो आई कैचिंग नहीं लग रही होती। तो आपने जो अपना एक्सप्रेशन बिल्ड करना है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही तो इसका इशू मैं कैसे रिजॉल्व कर सकती हूँ? माइक थोड़ा प्लीज करना। बात क्लियर है बिल्कुल, क्लियर है? वो अगर किसी की नहीं है ना तो उनका अपना इशू है, साथ साथ देखो। चलें ठीक अगर है, आपके पास इनफ टाइम है तो सारे क्वेश्चन आपने आराम से ठीक है, और आप फिर बता दीजिएगा मुझे। चलें ठीक है, अब हम कहाँ पे थे कि हाँ न्यूज़पेपर में आपने जो है वो इस तरह से चीज़ें पढ़ी हैं, आपको ये वाली जो है वो बुक लाइन अच्छी लगी है, आपने उसको उठाया, जो अपने एक्सप्रेशन वाला एक रजिस्टर बनाया हुआ था, जो आपने पहले से सोचा हुआ था कि ऐसे आता है मेरा या कहीं पे भी, अब इस तरह से होता है, मैंने पेपर में बैठने से पहले ही सोचा हुआ था, चीज़ें आप पहले प्लान करके जाते हो कि एक्सट्रीमिज़म पे जब भी कोई बात होगी, किसी भी हवाले से बात होगी, कोई मैं आर्ग्यूमेंट दूंगी या मुझसे एग्जामिनर पूछेगा तो मैंने उसको कहना है कि साउथ अफ्रीका इज द एपिसेंटर ऑफ एक्सट्रीमिज्म। मैंने पहले से ही सोच के रखा हुआ था, एक्सट्रीमिज्म पे जब भी मैं बात करूंगी मैंने उसको इस बात से सब्सटेंशिएट करना है। इसी तरह से मैंने हमेशा से सोचा हुआ था कि जब भी टेररिज्म पे बात होगी या वॉर ऑन टेरर पे बात होगी तो मैंने जो अपनी बात को, बेशक वो 10 के 10 पेपर्स में बात हो रही है, अब हर पेपर हर एग्जामिनर ने अलग से चेक करना है, उसको नहीं पता कि आप ये बात किसी और पेपर में लिख चुके हो या नहीं, तो मैंने सोचा हुआ था कि जब भी वॉर ऑन टेरर पे बात होगी मैंने हफीज़ पाशा की एक बुक है एन एजेंडा फॉर रिफॉर्म्स, जिसमें वो कहते हैं कि वॉर ऑन टेरर की वजह से पाकिस्तान को $252 बिलियन का लॉस हुआ, बिलियन आई गेस बिलियन ही है। तो मुझे पता था कि जब भी वॉर ऑन टेरर पे किसी भी हवाले से बात होगी, आइदर वो किसी ऐसे का आर्ग्यूमेंट है, किसी भी मेरे जो है इस्लामियात के पेपर में भी इवन टेररिज्म पे कोई बात कर रहा है तो मैंने इसको हर हाल में कोट करना ही करना है, अपने हिसाब से उसको मैंने मोल्ड करना है, वहाँ पे प्लेस करना है। इसी तरह से जो है वो पहले से ही सोचा हुआ था कि अगर फ्यूडलिज्म पे कोई भी बात होती है तो तहमीना दुरानी की बुक है माई फ्यूडल लॉर्ड, ये सारी चीज़ें मैंने नहीं पढ़ी हुई थी, बस मुझे इतना पता था कि इस बुक में इन्होंने अपनी इस बुक में सिर्फ $252 बिलियन की बात की है कि इतना लॉस हुआ है, सिर्फ मुझे इस बुक में से इतनी बात पता थी। फ्यूडलिज्म पे कोई भी ऐसे आया, कोई भी टॉपिक आया तो मुझे बस इतना पता था कि जो तहमीना दुरानी है उनकी बुक है माई फ्यूडल लॉर्ड, उन्होंने ये बात की हुई है कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं वो अपना जो एरिया होता है जहाँ पे वो अपनी पावर का डिस्प्ले करते हैं वहाँ पे औरतों को सब्जुगेट करके रखते हैं, वहाँ पे एजुकेशन नहीं देते उन्हें। तो बस इतनी सी बात मुझे पता थी कि उनको पॉलिटिक्स में नहीं आने देते, उनको इलेक्शंस में वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देते। तो जहाँ पे भी फ्यूडलिज्म की बात होती थी मैं इस चीज़ को कोट करती थी, एक लाइन अपनी लिखी, 2 लाइन इस ऑथर
इनकी लिखी जो मैंने बता दी है, इन्हीं को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर उसको बता दिया कि हाँ मुझे ये सारी चीज़ें पता है। कहने का मकसद ये है कि आपने हर चीज़ को पहले से प्लान करके पेपर में बैठना है। अब जैसे आप लोग अगर 26 की अटैम्प्ट दे रहे हैं, 27 की अटैम्प्ट दे रहे हैं, तो पेपर से पहले ही आपको पता होगा कि आपका एस्से या आपके सर्टेन हॉट टॉपिक्स होते हैं कि ये टॉपिक आने वाला है, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ कि अगर ये टॉपिक आता है तो मैं इसकी ओपनिंग इस तरह से करूँगा, इसके कंक्लूजन में ये वाली बात करूँगा और जो है इसके आर्ग्यूमेंट्स इसी तरह से शेप करूँगा। तो ये आपने पहले से प्रिपेयर करके जाना है। स्पेशली ये स्ट्रेटजी वहाँ पे हमें हमारे लिए एप्लीकेबल होती है ठीक है। तो आपने अब ऐसे न्यूज़पेपर आपने पढ़ा, उसमें आपको ओपनिंग लाइन जो है वो मिल गई, आपने उसको देखना है कि ये ओपनिंग लाइन जो है मैं किस किस एस्से में यूज़ कर सकता हूँ। आप में से शायद अगर कोई रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ रहा है पिछले 1 साल से, तो उसमें एक दफ़ा एक स्टोरी आई थी बॉइलिंग फ्रॉग की, कि जो बॉइलिंग फ्रॉग होता है अगर हम उसको पानी में डालते हैं, नॉर्मल पानी है, उसमें हमने उसको फ्रॉग को डाला है, तो उस जो पानी है, गर्म पानी है, वो भी नीम गर्म है, तो उसको थ्रेट जो है वो फील नहीं होता और वो उसमें तैरता रहता है। और एक स्टेज ऐसी आती है कि वो पानी मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है और वो जो है वो थ्रेट उसके लिए इतना नॉर्मलाइज हो गया होता है कि वो उसी में डूब के मर जाता है। लेकिन अगर वो फुल गर्म पानी है, उसमें अचानक से उस फ्रॉग को डालते हैं, तो क्या होता है कि वो थ्रेट को फ़ौरन परसीव करता है, वो जंप लगाता है, वो बाहर आ जाता है। इससे क्या होता है कि वो जब सडन थ्रेट को परसीव करता है ना, वो अपनी लाइफ बचा लेता है। तो जब मैंने ये न्यूज़पेपर में ये बात पढ़ी थी, तो उसका ये था कि मैंने सोच लिया था कि कोई भी प्रॉब्लमेटिक ऐसे आएगा ना, तो मैंने कॉमन कोई भी प्रॉब्लमेटिक ऐसे आएगा, तो मैंने इस एक्सप्रेशन को कॉपी किया था, अपने रजिस्टर में अलग से लिखा हुआ था और इसको मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था डिफरेंट। आई वुड से कि 5 से 10 ऐसे ऐसे थे जो मैंने अटैम्प्ट किया था, उसमें हर ऐसे में ये फिट हो जाता था ये एक्सप्रेशन। तो आपने पहले से सोच के जाना है कि टेक्नोलॉजी पे ऐसे आ रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी में उसने कोई 2 चीज़ें पूछी हुई है, तो मैं कह दूँगा एक चीज़ को मैं बना दूँगा कि एक्स चीज़ जो है वो इंजन है, वाई चीज़ जो है वो उसका फ्यूल है, तो फ्यूल जितना एफिशिएंट होगा इंजन की वर्किंग उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। तो मतलब आपने पहले से सोच के जाना है कि मैंने एनेक्डोट्स यूज़ करने हैं या मेटाफोरिक एक्सप्रेशंस यूज़ करने हैं या कोट यूज़ करने हैं। ये नहीं करना कि मैं एग्जाम हॉल में बैठूंगा, 3 घंटे मेरे पास होंगे, मैं तब बैठ के सोच रहा हूँ कि हाँ मैं इसको आंसर को क्राफ्ट कैसे करूँ। अभी से जब आप सेशन लेना स्टार्ट करेंगे, ये जैसे कि आप लोग मॉक्स वगैरह में अपेयर होंगे, तो आपने जो है पहले से ही अपनी ये सारी चीज़ें यहीं से प्रैक्टिस करके हाथ से गुजारना स्टार्ट कर देनी है। यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई कि डेटा कलेक्ट किस तरह से करना है, अपना कंटेंट जो है वो जो आपने अपने बाकी स्टूडेंट्स हैं उनसे डिफरेंट कैसे करना है। मैडम क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए? कोई भी क्वेश्चन हाँ। ऑप्शन क्वेश्चन की जो आइडियल लेंथ होनी चाहिए वो 6 to 8 पेजेस होनी चाहिए, मतलब ये आइडियल है, ये मिनिमम लेंथ मैं बता रही हूँ। जो मेरी लेंथ होती थी वो तकरीबन 8 to 10 साइड्स होती थी, और जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो हर बच्चे का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, यानी कि वो 7 साइड्स पे पहुँच जाता है या कभी कभी 8 साइड पे ही रह जाता है। लास्ट क्वेश्चन कंप्रोमाइज़ कर जाता है, बाकी जो है आपकी लेंथ इतनी तो मिनिमम होनी चाहिए 6 to 7 पेजेस। अभी से प्रैक्टिस उसको इस तरह से करें, और ये इतनी हो भी जाती है जब आप उसमें फ्लो चार्ट्स और मैप्स वगैरह ऐड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो लेंथ होती है वो इतनी हो जाती है। इसके अलावा क्वेश्चन अटैम्प्ट किस तरह से करने हैं, उसमें यह है कि जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है उसको फर्स्ट नंबर पे अटैम्प्ट करना है, जो कम अच्छा आता है उसको दूसरे नंबर पे अटैम्प्ट करना है, तीसरे नंबर पे जो सबसे गंदा आता है उसको तीसरे नंबर पे अटैम्प्ट करना है, और जो 2 नंबर पे जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया उसके हिसाब से अच्छा आता है उसको आपने लास्ट में अटैम्प्ट करना है, ठीक है, ताकि जो एक गंदा क्वेश्चन आपने बीच में अटैम्प्ट किया वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। जी पेपर में लिखते वक्त हम बुक और ऑथर का नाम जो है ये हर साथ साथ मेंशन करते जाएंगे। लाइक मैंने जो 2-3 बुक से प्रिपरेशन की है, कोई क्वेश्चन आ गया तो मेरे पास वो 2-3 बुक्स का डाटा है, तो मैं किसी का भी कंटेंट लिखते हुए पहले ऑथर का और बुक का मेंशन करके फिर उसको एक्सप्लेन करूँगी, या फिर मैं उसको अपनी वर्डिंग में पैराफ्रेज करके जिस भी तरह से अरेंज कर सकूँ। पैराफ्रेज करके आपने करना है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट वर्ड्स तो उसके याद ही नहीं होने, आपने उसका आइडिया, और ये भी करना है आपने मार्केट अवेलेबल बुक्स को कोट करने नहीं बैठ जाना कि मैंने XYZ जो मार्केट अवेलेबल बुक है उसको मैंने पढ़ा था, उनकी कोई वर्थ नहीं है। आपने फॉरेन ऑथर्स हो गए या जो पाकिस्तान के अच्छे ऑथर्स हैं उनको कोट करना है, अच्छे रिसर्च पेपर्स को कोट करना है, ठीक है, इस बात का भी ख्याल रखना है। और आपने हर क्वेश्चन में हर डिफरेंट चीज़ को कोट करना है, ऐसा नहीं कि आपने एक ही क्वेश्चन है, पेपर में 4 क्वेश्चन आए हुए हैं और 4 के 4 आपने एक ही बुक में पढ़े हुए हैं, तो एक ही बुक को आप हर क्वेश्चन में कोट करे हो, इस तरह से भी नहीं करना। हर क्वेश्चन में डिफरेंट रेफरेंस देना है। इस्लामियात में कहते हैं कि एक ही आयत को 1-2 दफ़ा कोट कर सकते हो, नॉट इन द सेम क्वेश्चन बट डिफरेंट क्वेश्चन में, बट जो
आई वुड से कि अवॉइड करें कि एक ही रेफरेंस को बार बार आप ड्रैग कर रहे हो, तो उसको थोड़ा वर्सेटाइल रखें उस चीज़ को। मैं हम इंट्रोडक्शन या थीसिस स्टेटमेंट का बता दें कि हम इंट्रोडक्शन के साथ थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं या इस तरह से। आई वुड से कि इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट लिखनी चाहिए, क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट जब एग्जामिनर पढ़ता है तो उसको वहीं पे स्टांस क्लियर